हेलो ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन ए ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ है कि एनालाइज एंड इवेल्युएट द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। देखो, हर एक देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है, अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यही पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको यहाँ एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, साथ साथ इसका इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। विश्लेषण और मूल्यांकन दोनों करना है। रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी, देखो डिसीजन मेकिंग थ्योरी का क्या रोल है किसी भी विदेश नीति को विश्लेषण करते समय। जब भी हम विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हम कैसे उसका विश्लेषण करेंगे, किस रूप में उसका एनालाइज करेंगे, यह जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो कि द एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल इन टेंडिंग टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी देन ILO। देखो, यहाँ एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह मानवता की भलाई के लिए, ठीक है। ILO पहले क्या है आप जान लो। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की अगर सबसे पुरानी कोई संस्था है जो आज भी जीवित है। हालांकि आज यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसे संलग्न कर दिया गया है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बट यह सबसे पुरानी एजेंसी है और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी पहले की बनी हुई है। तो यहाँ इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, और मुख्यतः पहला जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट है कि जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है वो मानवता और मानव के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी है, और ये ILO से भी बहुत अच्छा कर रहा है। आगे इसमें है कि डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। आपको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक्टिविटीज़ को बतलाना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य करते हैं। आप समझ सकते हो कि नाम में ही इसके लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मजदूर वर्गों के लिए मुख्यतः बनाया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है जगत के लिए, मतलब किसी एक पार्टिकुलर देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लेबरर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ठीक है, कार्य यह करती है। ठीक है, उनके जो इशूज़ हैं, उनके जो कंसर्न हैं, अच्छे बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हो गए, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, ठीक है, सार्क के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जब आसियान सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा तो साउथ एशियन के नेशन को लगा कि चलो हम भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिससे कि इस पूरे जो है कह सकते हो कि क्षेत्र में शांति, समरसता और स्थिरता बनी रहेगी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस्टेब्लिश होगा। लेकिन हालांकि सार्क उतना कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क हैज़ ओपन द कारगेट ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन एमंग द स्टेट ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के क्षेत्र में जितने भी देश हैं, स्वाभाविक सी बात है, सार्क बनाया ही इसलिए गया था ताकि साउथ एशियन नेशन के मध्य में जो है म्यूचुअल जो साझेदारी है उसको और बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे से जो है सब प्रेम भावना से रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और पूरे इस क्षेत्र में जो है अब उतना युद्ध नहीं होगा, शांति कायम किया जा सकता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज़ रोल इन साउथ एशियन रीजन। और इस कथन के अनुसार कि कैसे सार्क जो है म्यूचुअल कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है, आपको भारत के योगदान, भारत के रोल को बताना होगा कि कैसे भारत हमेशा से प्रयासरत रहता है, इस क्षेत्र की उन्नति प्रगति के लिए हमेशा बात करता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एग्जाम्पल ले लो, इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क नेशन के राष्ट्राध्यक्ष को इन्वाइट किया, सार्क पर अधिक बल दिया, लेकिन पठानकोट और उरी अटैक के बाद यह फिर से स्थगित हो गया।
फिर बिम्स्टेक देखो अभी जोड़ जो है पकड़ रहा है। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव